नमस्कार। स्वागत है आपका क्यूवाइब लाइव में। मेरा नाम है अजीत कुमार झा। वैसे तो मैं क्यूवाइब लाइव में आता हूं एज वन ऑफ द गेस्ट या इलेक्शन एक्सपर्ट बन के, पर आज हमारे मित्र आशुतोष पाठक बिजी हैं, तो मैं ही एंकर कर रहा हूं इस प्रोग्राम को। और हमारा प्रोग्राम है आज जो तीसरे फेज का इलेक्शन चल रहा है देश में, 7 तारीख आज है, तो करीब 93 सीट जो है उस पर चुनाव चल रहा है। और जो मेन स्टेट्स है जहां पर चुनाव हो रहा है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 3 वेस्टर्न स्टेट्स, और थोड़े से सीट उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, और छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज इधर उधर के, सब मिला के करीब 93 सीट है। और उसमें ये याद रखना है कि इन 93 सीट में ये जो है बेसिकली एनडीए का सीट्स है, इसमें 79, और 72 सीट जो है वो बीजेपी का है। तो बेसिकली इस फेज में भाजपा अपने सीट्स को डिफेंड कर रही है इस चुनाव में। और इसके पहले 2 फेजेस हो चुके हैं। पहला जो फेज था उसमें मेनली जो सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक था वो था तमिलनाडु का, और जो दूसरा फेज था उसमें लार्जेस्ट ब्लॉक था केरला का। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस तीनों फेजेस में कैसे कैसे वोटिंग परसेंटेज बदला है, कैसे वोटिंग बदला है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में और दशा में यह चुनाव जा रहा है। और इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं हमारे वेल नोन कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर कर्नल विजयनाथ झा। नमस्कार। नमस्कार विजय जी। कर्नल विजयनाथ झा काफी साल महाराष्ट्र में रहे हैं, बॉम्बे में रहे हैं, और भी क्योंकि कर्नल थे आर्मी में तो पूरे देश में भ्रमण किए हैं। तो आज हम दोनों मिलके यही चर्चा शुरू करते हैं। कर्नल साहब, पहले एक राजनीतिक स्टैंड लेता हूं मैं। आप मुझे बताइए कि आप उससे अग्री करते हैं या डिसएग्री। मेरा यह कहना है कि जो पहला दोनों फेज चुनाव का था, तो पहला फेज वो डोमिनेटेड था करीब करीब तमिलनाडु के मेजॉरिटी सीट से, करीब 40 सीट समझ लीजिए तमिलनाडु का, तो 39 सीट्स, तो उससे वो डोमिनेटेड था पहला फेज का चुनाव। जो दूसरा फेज का चुनाव हुआ वो केरल से डोमिनेटेड था, करीब 20 सीट सीधे सीधी केरल से आया। तो इन दोनों फेजेस में मतदान काफी कम हुआ। पहला फेज में स्पेशली 2019 के कंपैरिजन में, 2019 में करीब 70% मतदान हुए थे। और पहला फेज जो है उसमें एवरेज मतदान शुरू में तो 60% ही बताया गया, बाद में ईसी ने रिवाइज किया फिगर, तो करीब 64-65%। दूसरे चरण का मतदान जो हुआ उसमें भी बहुत हाई मतदान नहीं हुआ, करीब वहीं होवर किया 64-65। तो इस फेज में मतदान का पूरा अभी हम लोगों को पता नहीं चला है। अमित शाह जी जो गांधीनगर से लड़ रहे हैं चुनाव में, उनका स्टेटमेंट था कि पहले 2 घंटा में ही करीब 20% मतदान हो चुका था, जिससे लगा कि इस बार ज्यादा तादाद में लोग वोट दे रहे हैं। बट अभी जाके हमें पता चलेगा 6 बजे जब मतदान खत्म होगी और लोग जब आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, तो कभी कभी वो 7-8 भी बज जाता है, तो तब जाके हमें ऑफिशियली ईसी से फिगर पता चलेगा। पर मेरा अपना जो अनुमान है कि पहला 2 फेज वो शायद फेवरेबल था टू द इंडिया अलायंस, स्पेशली पहला फेज तमिलनाडु के कारण, लार्जली 39 सीट्स। इस फेज में मुझे लग रहा है ये मेनली भाजपा के लिए फेवरेबल है। इसका मेन कारण मुझे लग रहा है गुजरात 26 सीट, जो पहले दोनों फेज में, पहले दोनों चुनाव में 2014, 2019 में भाजपा पूरा गुजरात मतलब स्वीप कर गई थी, झाड़ू मार ली थी। और साथ ही साथ
कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो हम आपसे ही डायरेक्टली चलते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र पे पहले हम दो स्टेट्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद जो है कर्नाटक में जाएंगे और उसके बाद बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लग रहा है कर्नल साहब कि क्या ये जो मेरा असेसमेंट है फर्स्ट टू फेज फेवरेबल टू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस स्वीप कर जाएगी, बट एडवांटेज जो हो रहा था इंडिया अलायंस का वो इस फेज में लग रहा है कि एडवांटेज रिवर्स है बीजेपी के तरफ। तो व्हाट डू यू थिंक कर्नल साहब? अजीत जी, आप कह रहे हैं कि पहला फेज फेवरेबल था और आप मुझे सही प्रतीत मालूम पड़ते हैं। आप सही कह रहे हैं, पहला फेज और दूसरे फेज में भी काफी चिंता का विषय बन गया था एनडीए खेमा में, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत पहले तो बहुत कम था, 56-57% कहा गया था ईसी ने, बाद में ईसी ने जैसे आपने कहा बढ़ा दिया 64-65%, तो उससे केवल 2 से 3% का अंतर था, जो कि नॉर्मल होता है कोई भी इलेक्शन में। हाँ, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई बड़ी लहर नहीं थी, क्योंकि बड़ी लहर में क्या होता है, वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा हो जाता है। जहां तक पहले 2 चरण का था, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी और एनडीए का कोई ज्यादा वजूद नहीं था पिछले इलेक्शन के बारे में आप कंपेयर करें तो, और पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का इतना मत नहीं था, अगर 1-2 सीट आ जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। लेकिन इस बार क्योंकि वहां तमिलनाडु में खास करके जो श्रीमान अन्नामलई साहब जो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका काफी दौरा हुआ था पूरे तमिलनाडु में, और ऐसा नजर आ रहा था कि वे फ्यूचर आप कह सकते हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी की लहर चली थी उस हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत भारी बहुमत से उनको मेजॉरिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, एक कदम रखने के लिए जो जगह चाहिए है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो निश्चित तौर से बीजेपी को मिलेगी, और आशा कर सकते हैं कि 4 से 10 सीटों के बीच में भी हो सकता है गठबंधन के साथ मिल जाए, क्योंकि डीएमके के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और वहां पर भी ऐसा ही पाया गया कि एक बार डीएमके, दूसरे बार एआईडीएमके, लेकिन एआईडीएमके बाद इसमें इस बार मजबूत नेतृत्व नहीं है, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को वहां हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था प्रथम फेज में। हाँ, इस फेज में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फेज है। 93 सीट में जैसे आपने कहा था 73 सीट्स उन्हीं के हैं, उनको ना केवल डिफेंड करना पड़ेगा ये 73 सीट्स अगर 400 पार करना होगा, बल्कि उनको मेरे हिसाब से तो 85 सीट के ऊपर लाना पड़ेगा कंफर्ट आने के लिए। और जिस हिसाब से शेयर बाजार में पिछले 2-3-4 दिन से भगदड़ मची हुई है, तो मैं आपको सूचित करता हूं, दिस इज साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, और मार्केट ये भाप रहा है कि शायद अनिश्चितता भी हो सकती है। अगर आज वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगी और अगले फेज में ज्यादा होगी तो शायद ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये थोड़ा डरावना संकेत निश्चित तौर से दे रहा है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।